नमस्कार, आप सभी मित्रों को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2023 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न पत्र ये दिया गया है। ये वाईसीटी है। वाईसीटी से हम यहाँ जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी व्याख्यात्मक आंसर को आपको पहुँचाने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जून में परीक्षा ये हुई थी 2023 में। इसके बाद दिसंबर की भी परीक्षा अभी हो चुकी है, लेकिन दिसंबर की पीडीएफ अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो कि आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या फिर मैं कोशिश करूँगी आगे उसके लिए वीडियो बनाने की। तो अभी फ़िलहाल जून 2023 के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लेने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध यहाँ पर पूछा गया है कि चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। ऑप्शन एलिस, जयमाला, अलका और लीला। तो आंसर आपके सामने रखा हुआ है स्क्रीन पर, क्योंकि ये वाईसीटी जो है ये पूरी जो है डिस्क्रिप्टिव है और हर एक ऑप्शन को यहाँ पर ये डिस्क्राइब करती है। तो आंसर बी इसमें है जयमाला। जयमाला ये चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। और जयमाला जो है वो जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी नाटक की पात्र ना होकर के ये अभी आगे इसमें बताया जाएगा किस नाटक की पात्र है। जबकि एलिस, अलका, लीला, कल्याणी, सुवासिनी, मालविका, कार्नेलिया, नीला, चंद्रगुप्त ये सभी नाटक के पात्र हैं, यानी कि चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं। देख लेते हैं जयमाला किस नाटक की पात्र है। तो इसमें दिया होगा जयमाला जो है वो स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। फिलहाल हम यहाँ पर चंद्रगुप्त के जो अन्य पुरुष पात्र हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें चाणक्य, जिनका कि पूरा नाम विष्णुगुप्त है, चंद्रगुप्त, वररुचि, वररुचि यानी कात्यायन, आम्भीक, सिंहरण, पर्वतेश्वर, पर्वतेश्वर कहते हैं पोरस को, सिकंदर, फिलिप्स, सिल्यूकस, दंडायन, गांधार, नरेश, ये सभी पुरुष पात्र हैं। स्त्री पात्रों में अभी हमने बात की है, उसमें अलका, एलिस, कल्याणी, लीला, कार्नेलिया, मालविका, नीला, सुवासिनी ये सभी स्त्री पात्र हैं। नाटक में कुल 4 अंक हैं और 44 दृश्य हैं। इसमें गीतों की संख्या भी 13 दी गई है। इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप तक रखने वाली हूँ। तो स्कंदगुप्त नाटक के भी पात्र यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि 1928 में प्रकाशित हुआ है। जयशंकर प्रसाद का ये एक ऐतिहासिक नाटक है। आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटकों के लिए जाने जाते हैं। इनके नाटक में कुल 5 अंक हैं, यानी कि स्कंदगुप्त में 5 अंक हैं, 33 दृश्य हैं और 17 गीत हैं। 44 दृश्य हैं चंद्रगुप्त नाटक में, इसमें 4 अंक हैं और गीतों की संख्या 13 है। जबकि स्कंदगुप्त में 5 अंक, 33 दृश्य और 17 गीत हैं। पुरुष पात्रों में कुमारगुप्त हैं, पर्णदत्त हैं, बंधुवर्मा हैं, मात्रगुप्त हैं, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, पुरुगुप्त, भट्टार्क, खिंगिल, प्रख्यात कीर्ति ये पुरुष पात्र हैं, जिनमें से जो पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा जो पात्र हैं कुमारगुप्त हैं, पर्णदत्त हैं, भट्टार्क हैं, सर्वनाग हैं। तो इस प्रकार से पुरुष पात्र इसमें दिखाए आपने देख लिए। प्रपंच बुद्धि भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्त्री पात्र में हैं देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी। जयमाला, देवसेना, अनंत देवी, विजया ये सब पूछे जाने वाले पात्र हैं, यानी कि वैसे भी अब एनटीए जो है लीक से हट करके पात्र भी पूछ रहा है, तो ये नहीं कह सकते कि नहीं ये नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जितनी बार भी आप पुराने पेपर उठा के देखते हैं तो जो उनमें जो पात्र पूछे गए हैं उनमें जयमाला, देवकी ये सभी पूछे गए पात्र हैं। और इसके सिवा जो अन्य पात्र हैं वो आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी तैयार रख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, बृजकिशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है नेट की परीक्षा में। तो ऑप्शन थे देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, मानस का हंस, धरती धन, न अपना। बृजकिशोर किस उपन्यास का पात्र है। तो ये है परीक्षा गुरु का पात्र, यानी कि बृजकिशोर जो हैं वो लाला श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु, जिसे 1882 में प्रकाशित कराया गया था। उसका पात्र है बृजकिशोर और ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी माना जाता है।
श्रीनिवास दास ने इस परीक्षा गुरु उपन्यास में लाला श्रीनिवास यानी खुद को रखा है। मदन मोहन, चुन्नीलाल, शंभुदयाल, बैजनाथ, पुरुषोत्तम दास आदि पात्रों को रखा है। ये उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। 41 छोटे छोटे प्रकरण हैं इसमें। और देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक पंडित गौरी दत्त हैं। इस उपन्यास के पात्रों की बात करें तो इसमें सर्वसुख, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम, छोटेलाल, ज्ञानो, आनंदी, मुंशी, टिकट नारायण और हरसहाय काबली आदि आते हैं। और इसी में एक ऑप्शन था मानस का हंस, जिसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर द्वारा रचित ये एक जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस, जो कि 1972 में प्रकाशित हुआ था और गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर ये लिखा गया है। धरती धन अपना 1972 में ये भी प्रकाशित हुआ है मानस के हंस के साथ। जगदीश चंद्र द्वारा ये लिखा गया उपन्यास है और इस उपन्यास में पंजाब के घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज पर इस उपन्यास को केंद्रित रखा गया है। घोड़ेवाहा गांव यानी एक तरह से दलितों पर आधारित ये उपन्यास है। इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं काली, ज्ञानो, प्रतापी, जस्सो, मंगू, चौधरी, विशन दास आदि। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी बहुत अच्छे से व्याख्या इसमें दी गई है और ये मैं क्वेश्चन के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूं। उनको तैयार करते हुए एक क्वेश्चन जो पूछा गया उसके सिवा जो नहीं है उनके साथ अन्य भी बहुत सारे पात्र, बहुत सारी रचनाएं आप तैयार कर सकते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची आपके सामने यहाँ पर दी गई है। इसके बाद हम छोटा थोड़ा करेंगे इसको, जिससे कि सारे ऑप्शन आपको दिखे, लेकिन वो नेक्स्ट पेज पर हैं, इसलिए पहले आप इसी को देख लें। व्योमकेश दरवेश, इसमें से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रचनाएं हैं कलम का मजदूर, घर का जोगी जोगड़ा, आवारा मसीहा। तो इन्हें मिलान करना है। तो आवारा मसीहा सबसे ज़्यादा जो है इसमें जानी पहचानी रचना है। आवारा मसीहा यानी कि विष्णु प्रभाकर की रचना है। और व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी की है। यानी कि डी में 1 और ए में 3 हो तो वो वाले ऑप्शन को हम सही मान सकते हैं। चलते हैं हम सही ऑप्शन देखते हैं और साथ में इन सभी रचनाओं के रचनाकारों को भी देखते हैं। तो विकल्प जो यहाँ पर दिया गया सही, यानी कि डी में 1, 2 ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है डी में 1 इस तरह से, तो ए में 3 वाला ऑप्शन हमारे हिसाब से सही था। तो देख लेते हैं क्या सही है। व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। इसको हम देखते हैं सारी रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ। व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखा है। घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। यानी कि ये सभी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कलम का मजदूर जीवनी है, ये प्रेमचंद जी के ऊपर लिखी गई है। व्योमकेश दरवेश भी जीवनी है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर लिखी गई है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है, जो कि शरदचंद एक बंगला उपन्यासकार हैं, उनके ऊपर लिखी गई है। अब आपको बताना है कि घर का जोगी जोगड़ा ये भी जीवनी है, तो किसके ऊपर लिखी गई है। आपको पता हो तो ज़रूर बताएं, वरना नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आपको सर्च करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, बचन सिंह किस कहानी का पात्र है। बचन सिंह पात्र पूछा गया। देखिए ये पात्र जो है इससे पहले किसी परीक्षा में नहीं पूछा गया है, यानी कि बचन सिंह भी इम्पोर्टेंट पात्र है। और कहानियाँ कौन कौन सी हैं। ईदगाह, अमृतसर आ गया, उसने कहा था, राजा निर्वंशिया। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, यानी कि राजा निर्वंशिया का ये पात्र है बचन सिंह। राजा निर्वंशिया 1957 में कमलेश्वर द्वारा रचित एक कहानी है। 1957 इसका प्रकाशन वर्ष है। और कमलेश्वर जो कि समानांतर कहानी के कर्ता धर्ता माने जाते हैं, इनकी ये कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जो कि नेट के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। वैसे इसमें जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं वो सारी कहानियाँ इसमें पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, तो इनके सभी के पात्र आपको तैयार होने चाहिए। तो कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्वंशिया, जिसमें बचन सिंह उसके पात्र हैं। फिर इस कहानी के अन्य पात्र हैं जगपति, दयाराम, चंदा और भटियारिन। ये इनके और पात्र हैं जो कि राजा निर्वंशिया से पूछे जाते हैं। अगला इसी में एक पॉइंट था ईदगाह कहानी। ईदगाह जो कि 1933 में प्रकाशित हुई थी, प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी है।
और इसके प्रमुख पात्र के रूप में हामिद है। ये कहानी सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेमचंद की जो कहानी है ईदगाह, वो सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसका मुख्य पात्र हामिद है। भीष्म शाहनी कृत अमृतसर आ गया, ये कहानी है। और पटरियाँ कहानी संग्रह 1973 में ये संग्रहित है, अमृतसर आ गया। ये कहानी देश विभाजन पर आधारित है। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, जिनको आप देख सकते हैं अच्छे से। अगला प्रश्न आया था, तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी न रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में ये कथन किस पात्र ने कहा है? ऑप्शन है सिलिया, झुनिया, रूपा, सोना। तो ऑप्शन बी इसमें सही है, यानी कि झुनिया ने कहा है। तुमने इतने दिन मुझे ... यही अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में ये कथन झुनिया ने धनिया से कहा है। गोदान 1936 में प्रकाशित उपन्यास है और प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, बल्कि ये प्रेमचंद जी का आखिरी उपन्यास है। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों में देखें तो होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, रूपा, सोना, भोला, हीरा, दाता दीन, मेहता, मालती, राय साहब आदि इसके प्रमुख पात्रों में आते हैं। और भी पात्र हैं इसमें, लेकिन इसमें ये जो पात्र हैं ये प्रमुख रूप से पूछ जाते हैं। गोदान को एक महाकाव्य की श्रेणी में भी रखा जाता है, यानी उपन्यास के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में भी इसको महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है, यानी किसानों की महागाथा है। उत्तर प्रदेश सरकार, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये 31 जुलाई 1947 में एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था देवनागरी लिपि सुधार समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित रामशंकर द्विवेदी, पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इसमें से कौन थे? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो देवनागरी लिपि सुधार समिति आयोजित की गई थी, समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। सी ऑप्शन सही था इसमें। और इस समिति की कुल 9 बैठकें हुई थी। इस समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। और इस समय मतलब उस समय जो है लिपि सुधार की कई सारी समितियां गठित हुई थीं, कई इस प्रकार के सुधार परिषद गठित हुए थे, जिनमें आपने इस क्वेश्चन में लिपि सुधार परिषद को देखा। लिपि सुधार परिषद की अध्यक्षता सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने की थी। और जो देवनागरी लिपि सुधार समिति थी उसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। अगला प्रश्न है, संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य शुक्ल का ये कथन किस उपन्यासकार के बारे में है? बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, प्रेमचंद। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला, एक पत्र निकाला था जिसका नाम था उपन्यास, और द्वितीय उत्थान काल के भीतर लगभग 65 छोटे बड़े उपन्यास लिख करके उन्होंने प्रकाशित करवाया था। ये जो उपन्यासकार हैं वो है किशोरीलाल गोस्वामी, जिन्हें कि रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में ये बात कही है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी प्रयाग से एक मासिक पत्र निकाला था, हिंदी प्रदीप नामक पत्र था। भारतेंदु का ये पत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट परीक्षाओं में ये बहुत पूछा आता है क्वेश्चन, और टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में भी पूछा आता है। ऑप्शन में नेट के एग्जाम में मिलता है, इसलिए तैयारी होनी चाहिए। 1877 में ये प्रकाशित हुआ था, प्रयाग से मासिक पत्र था, बालकृष्ण भट्ट ने इसको प्रकाशित कराया था। प्रेमचंद ने हंस पत्रिका यानी कि 1930 में बनारस से ये मासिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था 1930 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी कृति मलूक दास की नहीं है? कौन सी कृति इनमें से मलूक दास की नहीं है? तो ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान समुद्र, भक्ति विवेक। तो इसमें से
ज्ञान समुद्र यानी ऑप्शन सी मलुकदास की नहीं है, बल्कि ये जो कृति है वो सुंदरदास की कृति है। और मलुकदास की जो अन्य कृतियां हैं वो हैं ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान परोक्षी, ये अवधी भाषा में लिखी गई है, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, ध्रुवचरित, सुख सागर, शब्द ब्रज भाषा में आदि इनकी रचनाएं हैं, यानी कि मलुकदास ने रचनाएं की। सुख सागर सूरदास की भी रचना है, लेकिन यहाँ पर सुख सागर शब्द नाम से एक ब्रज भाषा में रचना की गई है जो मलुकदास ने की है, और ज्ञान समुद्र रचना के रचनाकार सुंदरदास हैं। अगला प्रश्न है, रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले से बाद के क्रम में लगाना है। रचना है सब कुछ होना बचा रहेगा, मगध, अपनी केवल धार, चांद की वर्तनी, अकाल में सारस। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है, यानी कि पहले से बाद के क्रम में इनको लगाना है। तो सही ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन सी इसमें सही है, CBEAD। सबसे पहले सी यानी कि अपनी केवल धार रचना आई है, तो यहाँ पर इनके प्रकाशन वर्ष भी दिए गए हैं साथ में, तो इन्हें देख लेते हैं। अपनी केवल धार अरुण कमल की रचना है और ये 1980 में प्रकाशित हुई थी। मगध श्रीकांत वर्मा की रचना है, ये 1984 में प्रकाशित हुई थी। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की रचना है, ये 1988 में प्रकाशित हुई थी। सब कुछ होना बचा रहेगा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ये 1992 में प्रकाशित हुई। और चांद की वर्तनी राजेश जोशी की रचना है, ये 2006 में प्रकाशित हुई है। तो इस प्रकार से अपनी केवल धार सबसे पहली और चांद की वर्तनी सबसे बाद में आएगी। तो इनके रचनाकार भी दिखे और साथ में प्रकाशन वर्ष भी दिखे। जरूरी नहीं है ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में ही आए, इनके सेपरेट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है। सिक्का बदल गया, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। 2023 के सेकंड शिफ्ट में पेपर 2 शिफ्टों में हुआ था, तो सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है। सिक्का बदल गया, तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, कोसी का घटवार, एक टोकरी भर मिट्टी। इसके सही ऑप्शन को देखते हैं। नननपुर कहानी, पहले तो यही पता नहीं है कि नननपुर कहानी किसकी है, तो बाकी चीज़ें बता पाना थोड़ा सा कठिन है। तो ये जो नननपुर मतलब कहानी में किस कहानी में आया हुआ है, तो फणीश्वर नाथ की कहानी है तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी। इसमें नननपुर हाट का जिक्र किया गया है, यानी कि बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछे आते हैं। अगर आपसे कहा गया कि तीसरी कसम यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ लगी हैं, तो उनकी सारी कहानियों को पढ़ना पड़ेगा और मेन पॉइंट को अंडरलाइन भी करना पड़ेगा, तभी समझ पाएंगे कि किस कहानी से कौन सा बीच का एक शब्द पूछ लिया गया। जैसे यहाँ पर हाट यानी कि बाजार, इस बाजार का नाम है नननपुर हाट और इसका जिक्र आया है, तो इसको एक क्वेश्चन ही बना दिया गया, सेपरेट क्वेश्चन ही बना दिया गया। शेखर जोशी कृत कोसी का घटवार रचना है, कहानी है 1958 में प्रकाशित हुई थी। पहाड़ी परिवेश की कहानी है ये कोसी का घटवार। हिंदी की पहली कहानी माधवराव सप्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में अप्रैल 1901 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी की पहली कहानी, वैसे तो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती भी मानी जाती है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग कहानियाँ मानी गई हैं, जिनमें जिस श्रेणी में एक टोकरी भर मिट्टी भी आती है, जो कि माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई एक कहानी है। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 में अप्रैल वाले अंक में ये प्रकाशित हुई थी। इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी लोग जुड़े रहें और ये सारे वीडियो जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे, इनको बाद में एक सेपरेट वीडियो में पूरे कोर्स को कवर कर पूरे 23 के पेपर को कवर करते हुए एक साथ वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन अभी यहाँ 10-10 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा होगा और जो लेखक हमारे या कहानियाँ या उपन्यास, जो भी विधाएं इस पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, उनको गहनतम अध्ययन करने की कितनी आवश्यकता है, इससे आपको अंदाज़ा भी लग गया होगा। अभी के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।